नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन एकेडमिक्स में। हम आज से साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या ख़त्म किया? इससे पहले हमने ख़त्म किया हिस्ट्री। हमने ख़त्म कर दिया है हिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी कि पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। उसमें हमने लेक्चर्स देखे पहले, और लेक्चर्स के बाद हमने उस पर किया क्विज़, ठीक है, टेस्ट करने के लिए कि हमें कितना याद है। तो इस तरह से हमने हिस्ट्री का पहला चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। आज हम करेंगे साइंस, और साइंस में भी हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर्स लेंगे और लेक्चर्स के बाद हम क्या करेंगे, क्विज़ देखेंगे। तो ये सेम यही पैटर्न हमारा होगा सारे सब्जेक्ट के लिए। तो आज हमारा पहला चैप्टर है साइंस का रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण समझने से पहले आपको कुछ चीज़ ध्यान देना होगा कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। जैसे क्या क्या परिस्थितियाँ हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है दूध, है ना। उससे क्या होने लगता है, जैसे कि अगर दोबारा आप दूध गर्म करने जाओगे तो क्या होगा, दूध फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, खराब हो गया। फिर लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र मतलब नमी वाले वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। अगर अंगूर का किण्वन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो शराब बन जाएगा। अगर भोजन पकाया जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। हमारा जो शरीर है भोजन को पचा लेता है, तो ये कैसे होता है, भोजन को पचाता है तो फिर उसके बाद ऊर्जा मिलता है हमें। हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ठीक है, उससे भी ऊर्जा मिलता है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की जो प्रकृति है वो अलग है और पहचान कुछ अलग है। बाद में क्या हो जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल में आपको ये दिखेगा कि जैसे कि कमरे ताप पे दूध रखा गया था अच्छा से, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद मतलब कुछ समय के बाद अगर चेक करते हैं तो क्या हो जाता है, दूध फट जाता है। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, इसकी प्रकृति बदल गई है। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बदल जाता है। तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आपको याद ही होना चाहिए कि भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। तो अगर याद नहीं है, ठीक है, तो आप अपना नोटबुक लेके बैठे ही होगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, हम बता रहे हैं। लिखिए पहला पॉइंट, भौतिक में लिखिए कि भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, सब लिखिए, इंतजार नहीं कीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों, अवस्था, गुणों के बाद कॉमा देना है, फिर अवस्था, कॉमा, आकार, कॉमा, आयतन। क्या क्या बोले हम, पहले बोले भौतिक गुणों, ठीक है, गुणों, फिर अवस्था, फिर आकार, फिर आयतन आदि में परिवर्तन होता है। आदि में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात परिवर्तन के बाद, लिख रहे हैं ना सब, अर्थात परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे लकड़ी के खिलौने का निर्माण। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भौतिक अवस्था बदल रहा है, आकार, आयतन, ठीक है, ये सारी चीज़ बदल रहा है, लेकिन कुछ नया नहीं बन रहा, लकड़ी का ही बन रहा है। तो लकड़ी के खिलौने, दूसरा कागज़ का फटना, एग्जाम्पल है ये सब। पहला लकड़ी के खिलौने का निर्माण, दूसरा कागज़ का फटना, तीसरा बर्फ़ का पिघलना इत्यादि। अच्छा, एग्ज़ाम में आप याद रखिएगा ना कि कभी भी अगर साइंस में है तो साइंस में आपको एग्जाम्पल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साइंस में कुछ भी चीज़ समझाना होता है तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो कुछ भी परिभाषा लिख रहे हैं तो साइंस में
आप साथ में उदाहरण जरूर दीजिए। चलिए, भौतिक परिवर्तन हो गया, अब रासायनिक परिवर्तन का लिखिए। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। नए तथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है। नए तथा भिन्न गुणों वाले पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात परिवर्तन के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ प्राप्त होते हैं, उससे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो नया चीज़ बनेगा वो क्या होगा? एकदम भिन्न होगा, अलग होगा। यानी जो पुराना चीज़ था, जो भी पुराना यूज़ किए, उसमें से हम क्या कर देख रहे हैं कि ये जो नया चीज़ बना, नया उत्पाद जो बना है, वो क्या है? एकदम ही अलग है। ठीक है, और ऊपर से इसमें एक नहीं, एक से अधिक भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में ये देखा जाता है। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण है भोजन का पचना या भोजन का पाचन होना। जैसे लिखा रहे हैं, लिखिए, भोजन का पाचन होना। दूसरा, दूध से दही बनना। तीसरा, कागज का जलना। चौथा, तांबे के बर्तनों का हरा हो जाना। पांचवा, कोयले का जलना, इत्यादि। तो सारे के सारे एग्जाम्पल आपने लिख लिए होंगे, और ये याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन एग्जाम में दे सकता है। अब आगे चलते हैं। इस बुक में जो पहला चैप्टर था, उसमें हम पढ़ने जा रहे थे, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है ये, कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले ये समझना होगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन किसी चीज़ में कब मानेंगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि रासायनिक परिवर्तन होने के लिए इन चार चीज़ों में अगर परिवर्तन होता है, तब हम बोलेंगे कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। ठीक है, और चार चीज़ क्या क्या है? तो पहला चीज़ है अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन जब लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि पहले को मान लेते हैं कि आपके पास कोई बर्फ़ है, वो धूप में छोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ठीक है, बर्फ़ क्या है? एक ठोस है, जबकि पानी क्या है? एक द्रव है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ठोस से द्रव बन गया, यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे कि कोई चीज़ रखा हुआ है, उस पर अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसका रंग क्या होता है? हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि अगर चांदी के बर्तन है, चांदी का रंग तो देखे ही होंगे। अगर चांदी का बर्तन है, उसको वो जब खराब होता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? उसका रंग हो जाता है काला। तो चांदी कलर से वो रंग क्या हो गया उसका? काला। तो समय के साथ चांदी के बर्तनों का काला रंग होना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा अभी लिखवा है एक एग्जाम्पल कि तांबे का हरा हो जाना, है ना? अभी लिखा है ना, तांबे का एक हरा हो जाना। तो ये बताता है कि जो तांबे का सामान था वो क्या हो गया? वो खराब हो गया। फिर इसके बाद देखिए, गैस का निकासी या उत्सर्जन। अब गैस का निकासी या उत्सर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा? गैस निकलेगा। जैसे कि आप घरों में पहले क्या होता था कि कोयले का प्रयोग ज़्यादा होता था। अभी भी बहुत सारे घरों में यूज़ होता होगा कोयला। तो कोयला जब जलाते हो तो कोयला जलाने के बाद आपको गैस दिखाई देता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गैस निकल रहा है। तो जो ये गैस निकल रहा है, यही क्या है?
ये भी एक ये बताता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या हो चुकी है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ क्या है, ये सब बता रहा है कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। और अंत में है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन करने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, जो वस्तु है उसका तापमान बदल जाएगा। जैसे कि पेट्रोल के जलने से क्या होता है, गैस और जलवाष्प का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेट्रोल का जो तापमान है वो बदल जा रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो जा रहा है और आपको क्या दे रहा है, गैस दे रहा है या फिर जलवाष्प का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का ताप में परिवर्तन है। एसिड में किसी एल्युमिनियम के टुकड़े के डालने पर जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो भी क्या बता रहा है, ताप में परिवर्तन हो रहा है। यानी कि वहाँ पे क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का ताप बढ़ जा रहा है, तो ताप में परिवर्तन का ये एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा एक ये भी है कि अगर कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई सामान का रिएक्शन करवा रहे हैं या फिर बोले तो रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं और उसके कारण क्या हो जाता है कि नए पदार्थ बन जाते हैं। तो नए पदार्थ बनना, और ये नए पदार्थ कैसा होगा, नए गुणों वाला। जो चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं उससे बहुत अलग नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होना। ये भी बताता है कि यहाँ पर रासायनिक क्या हुआ है, अभिक्रिया हुआ है। तो ये 5 पॉइंट, ये 4 तो बुक में लिखा ही हुआ है। एक 5वां पॉइंट ये याद रखिए कि नए गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होना, ये 5वां पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो हेडिंग है वह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो ये भी थोड़ा याद रखिए, नाम इसका टर्म जो है अंग्रेजी में वो भी थोड़ा अच्छा खासा पूछता है एग्जाम में। तो केमिकल इक्वेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। इसमें आपको क्या याद रखना, आपको यहाँ याद रखना है कि ये जो तरीका है कि पूरे वर्ड को, जैसे कि ये लिखा हुआ है ना, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपको मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, आपको पता होना चाहिए, तब तो जाकर के आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाओगे। अगर कोई नया दे दिया तत्व तो आप नहीं बना पाओगे। तो आपको पहला चीज़ ये करना है कि 1 से 30 तक के जितना भी एलिमेंट है यानी कि तत्व है, उनका नाम, साइन और कितना नंबर में है, यानी उनका रोल नंबर, जिसको एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, वो याद रखना है। तो 1 से 30 तक आपका होमवर्क है कि आपको याद करना है, तब जाकर के आप क्या करोगे, आसानी से बना पाओगे। तो ये जो विधि है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको बनाना, यानी कि Mg + O2 इक्वल टू की जगह एरो देते, ठीक है, क्या कहलाएगा, MgO कहलाएगा। तो ये जो तरीका होगा ना कि नाम को ऐसे लेटर्स में दिखाना, इसको कहते हैं शब्द समीकरण। क्या कहते हैं इसको, शब्द समीकरण। इसमें जो इधर साइड है, बायां साइड कहलाता है अभिकारक, और जबकि दाहिना साइड वाला जो उत्पाद बनेगा बाद में वो कहलाएगा उसका दाहिना साइड, ठीक है। तो इसमें परिभाषा को ये याद रखना है कि ऐसे पदार्थ, यहाँ पे लिखिएगा कि ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है इन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है। जिनमें रासायनिक परिवर्तन, ये इन्हीं में ना हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में ही हो रहा है, और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो किसी अभिक्रिया में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि किसी अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो ये दूसरा परिभाषा, यानी कि यहाँ से अभिकारक मिल गया, यहाँ से उत्पाद मिल गया, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो अभी सीख ही लिए थे ये रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे महत्व समझते हैं, संतुलित करते हैं, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व समझते हैं। महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है 9th क्लास में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अगर आपको याद नहीं है तो इसको नोट भी कर लीजिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि ना तो आप बना सकते हो उसको और ना ही उसका तोड़ सकते हो, विनाश कर सकते हो। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है, टोटल द्रव्यमान जितना भी है, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जितना भी वजन था ये दोनों को मिला करके सेम वजन यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे देखिए, समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके बाद प्रत्येक तत्व का परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि तत्व जो है, तत्व का जितना परमाणु है वो बदला नहीं है।
परमाणु सेम ही है। तो यहाँ पे शब्द समीकरण दिखाया गया, ठीक है। ये शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं ये तो पूरा डिटेल है, इसको शब्द समीकरण में इस तरह से बदलते हैं, ठीक है। अब Zn किसका है, तो जिंक का है। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है शब्द समीकरण में, तो ये होता है H2SO4। तो ये आपको याद करना होगा, कुछ चीज़ें याद करने होंगे और कुछ ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो पहला चीज़ ये समझना है कि इसमें ये जो एरो है ना, इसमें एरो का महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपको संतुलित करने के लिए दिया गया। इससे पहले वाला जो था उसमें आपको दिखेगा सब संतुलित है। यहाँ पे देखिए Zn का एक था, LHS भी एक था, RHS भी एक है, H का 2 था, इसका 2 है। अब ये 1 2 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए Zn का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो यानी कि 1 है, यहाँ पे Zn का कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। H2 है, SO4 है, S यहाँ पे 1 होगा, O 4 होगा। तो S देखिए S यहाँ पे लिखा हुआ है ना, S कितना है 1 है, यहाँ पे भी 1 है और इधर साइड भी क्या है 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या है 1 ही है, ठीक है। O कितना है, O 4 है, यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे भी O 4 है, तो दोनों साइड क्या है O 4 और 4 है। तो इस तरह से क्या है ये सारे दोनों बराबर है, यानी कि LHS क्या है RHS के बराबर है। तो इस तरह से ये क्या कहलाता है, ये संतुलित कहलाता है। अगर RHS और LHS में बराबरी नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी दिया हुआ बनाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए बुक में कि ये जो दिया हुआ है Fe H2O और बन गया क्या Fe3O4 और H2। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है Fe है, Fe यहाँ पे कुछ नहीं है, ये LHS साइड है और ये RHS साइड है। तो LHS साइड आप ध्यान दीजिए कि LHS साइड Fe कितना है 1 है, जबकि RHS साइड Fe कितना है 3 है। H2 है LHS में, इधर भी H2 है, फिर O1 है LHS में, जबकि O4 है RHS में। तो यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है कि असंतुलित है। तो क्या करेंगे, 3 है यहाँ पे 1 है, तो इसको 3 बनाना होगा। इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 3 से गुना करेंगे, आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, तो 3 Fe हो गया, 3 Fe हो गया, ये संतुलित हो गया। अब दूसरा देखिए H2 है, देखने में तो ये बराबर है, हाँ बराबर है, तो छोड़ देते हैं। O4 है, अब यहाँ पे O कितना है 4 है, यहाँ पे O कितना है, यहाँ पे 1 है, तो O को क्या करना होगा 4 बनाना होगा ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, तो O कितना हो गया, O 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, O के आगे H है, H के आगे 4 लिखेंगे। अब इसके चक्कर में देखिए वो तो 4 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 4 हो गया। जबकि H2 था, ये 4 लगाए तो उसका पावर हो गया 8 गुना, 4 को गुना करेंगे 2 से तो कितना हो गया 8 गुना। तो यानी कि अब कितना हो गया H, यहाँ पे 4 हो गया है, 4 के कारण ये 8 गुना, तो यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं ना 4, तो यहाँ पे भी 4 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी पावर 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए फिर से चेक कीजिए, Fe3 हो गया है, हाँ Fe3 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया, चेक। H2 और मतलब H8 हो गया है, 4 दूनी 8, तो H8 हाँ यहाँ पे भी है, H8 यहाँ पे भी है, ये भी चेक। O देखिए O4 है, हाँ यहाँ पे है 4, यहाँ पे लिखे है 4, ये गुना होगा 1 से तो 4 ही कहलाएगा, तो O4 हो गया। यहाँ पे भी O4 था ही। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि सारा आप बराबर कर दिए, यानी कि LHS और RHS को आपने बना दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया संतुलित। तो जितना भी चीज़ आपने ऐड किया है वो होता है खाली स्थान पे कभी कभी भरने के लिए देता, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि उस जगह पे खाली स्थान रहता है तो वहाँ पे आपको भरना होता है, या फिर कभी कभी दे देता क्वेश्चन इस तरह से, जैसे नॉर्मली शुरू में क्वेश्चन दिया हुआ था और बोलता है इसको संतुलित कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी मिलता है और यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कैसे हो। तो एक बार अगर नहीं समझ में आया तो एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक में। और ये जो विधि है, ये विधि को क्या कहते हैं, इस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो विधि बताएं अभी हम जो कैलकुलेट कर रहे थे 1 2 3 क्या होगा, उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। अब इसको साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि इसको हम भौतिक अवस्थाओं में भी लिखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गैस है तो गैस को G दिखाएंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑक्सीजन क्या है H2O गैस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या है गैस है, तो G दिखाया गया है। द्रव रहेगा तो लिक्विड L दिखाएगा, ठीक। और जलीय विलयन है
तो ए क्यू दिखाएगा। तो जहाँ पे भी बिलियन बनाएंगे वहाँ पे क्या दिखेगा, ए क्यू दिखेगा। और ठोस रहेगा तो ठोस का सॉलिड होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अभिकारक या उत्पाद जब जल में घुला हुआ रहता है तो घोलीय जल को क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए क्यू, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा, जैसे कि परिस्थितियाँ दिया हुआ है यहाँ पे देखिए CO2 है, ए क्यू है लेकिन, यानी कि जल में घोला हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा, यहाँ पे भी CO है लेकिन ये गैस है। तो निर्भर करता है कि क्या लिखा हुआ, आपको उस समझने में आसानी होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप क्या कीजिएगा, जितना होमवर्क दिए हैं, होमवर्क में क्या क्या था याद कर लीजिए। 1 से 30 तक का जितना एलिमेंट है, जितना भी परमाणु तत्व है, उसका नाम याद रखना है। उसका नाम के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, उसका रोल नंबर यानी कि परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बाद आपको याद रखना है उसका साइन। जैसे कि हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और उसका साइन क्या है, तो उसका साइन है H। तो इस तरह से करके आपको कितना तक याद रखना है, उसको याद करना है आपको पूरा 30 तक। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तभी जा कर के हम क्या करेंगे, हम सूत्र बनाना क्लियर करेंगे और भी ज़्यादा। 9 में तो आपने कुछ बनाया ही होगा, लेकिन 10 में हम पूरी तरह से उसको क्लियर करेंगे कि ये सूत्र बनता कैसे है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।